इससे पहले वाली सीरीज, अभी हम रिसर्च की पूरी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने सैम्पलिंग देखा था, बट आई थॉट कि इससे सैम्पलिंग या सैम्पलिंग से पहले वी शुड नो, हमें पता होना चाहिए कि रिसर्च के क्या स्टेप्स हैं। अब यहाँ पे मैं जो रिसर्च के स्टेप्स बताने वाली हूँ, मैंने ये पढ़े हैं पॉलिट एंड हंगलर से, या फिर पॉलिट की जो बुक है वहाँ से पढ़े हैं। हो सकता है कहीं आपको इसके 11 स्टेप्स भी मिलें, बट आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे पूरे 14 स्टेप्स। तो यहाँ पे फेजेस होते हैं, ठीक है। 5 फेजेस में हमारी रिसर्च होती है। जो स्टेप्स हैं ये हम पढ़ेंगे क्वांटिटेटिव रिसर्च के। रिसर्च में भी 2 तरीके से होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च के स्टेप्स। ये 5 फेजेस में होते हैं सारे के सारे स्टेप। सबसे पहला जो फेज है वो है कॉन्सेप्चुअल फेज। उसमें कॉन्सेप्चुअल फेज में हमारे 5 पॉइंट्स होते हैं। इसमें हमें क्या क्या करना है ये मैं आपको एग्जाम्पल्स की हेल्प से बताऊंगी एंड होप आपको समझ में आए। वन इज, सबसे पहले हमें क्या करना होता है रिसर्च जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, थीसिस अब हमें बनानी है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, फॉर्मुलेट करनी है और डिलिमिट करनी है अपनी प्रॉब्लम। वो हम कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, हमें पहले फाइंड आउट करना है कि हम किस एरिया में इंटरेस्टेड हैं, हम किस एरिया में रिसर्च करना चाहते हैं या किस एरिया में हम इंटरेस्टेड है। सपोज मुझे करनी है रिसर्च न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स के ऊपर, जो पेशेंट को उन सारे पेशेंट्स के ऊपर मुझे स्टडी करनी है जो जिनको न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। क्यों, मुझे फाइंड आउट करना है कि उनके जो पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं, जो उनके केयर गिवर्स हैं, उनको कैसा, उनकी क्या नीड्स हैं, वेदर दे आर एबल टू डू द थिंग्स, वो सब चीजें करने के लिए एबल है, जो सब चीजें उनको करनी है, पेशेंट की जो केयर करनी है उसके लिए वो एबल है कि नहीं है। ठीक है, ये एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। मैंने डिलिमिट क्या किया, इसमें डिलिमिट मैंने ऐसे किया कि मैंने फाइंड आउट किया कि मैं पूरे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन पे तो स्टडी नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने डिलिमिट किया ये सोच के कि मैं केयर गिवर्स पे स्टडी करूंगी। अब केयर गिवर पे भी मैं क्या स्टडी करूंगी, मैंने सोचा कि मैं उनकी सेल्फ एफिकेसी चेक करूँ। राइट, सेल्फ एफिकेसी भी तो बहुत सब चीजों के लिए, राइट, बहुत सारी चीजों के लिए होती है। राइट, तो मैंने सोचा कि अब मैं सेल्फ एफिकेसी उनकी चेक करूं उन सब चीजों के लिए, लाइक पेशेंट की जो डेली लिविंग एक्टिविटीज हैं, डेली लिविंग एक्टिविटीज लाइक पेशेंट को नहलाना, उनको खाना खिलाना, उनको पोजिशनिंग करना। राइट, इन सब चीजों के लिए मैंने और नैरो कर दिया अपना। डिलिमिट करना यानी कि एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के जो पेशेंट हैं, ये तो बहुत वास्ट एरिया है। राइट, इसको मैंने डिलिमिट किया। अब मैं स्पेसिफिक जाके इसके अंदर भी मैं क्या करूंगी, सेल्फ एफिकेसी में भी मैं क्या चीज मेजर करूंगी पेशेंट के केयर गिवर्स की, तो इसको बोलते हैं डिलिमिट करना प्रॉब्लम को। ठीक, अब रिसर्च जैसी चीजें, इसके लिए हमें बहुत ही अच्छा ग्राउंड वर्क करना पड़ता है। इसके लिए हमें बहुत सारे रिव्यूज चाहिए अपनी स्टेटमेंट को देखने के लिए कि हाँ ये पॉसिबल है कि नहीं है, और कितनी पॉसिबिलिटीज हैं और क्या क्या चीजें हैं जहाँ पे हम स्टडीज कर सकते हैं, या फिर कौन से वेरिएबल्स हैं जो कि इंटरकनेक्टेड हैं, कौन कौन से कोरिलेशन, किन किन वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन आएगा। बहुत सारी चीजों को देखने के लिए हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर करना पड़ता है। रिव्यू ऑफ लिटरेचर यहाँ पे आपको सेकेंड पॉइंट में मिलेगा, बट एक ऐसा चीज है रिव्यू करना लिटरेचर को, पुरानी स्टडीज को, जो पुरानी स्टडीज को, ये सब चीजें हमें बहुत पहले से स्टार्ट करनी पड़ती है। जब हम लोग फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं अपनी प्रॉब्लम को, या डिलिमिट कर रहे होते हैं, नैरो कर रहे होते हैं, बहुत स्पेसिफिक कर रहे होते हैं अपनी प्रॉब्लम को, उस समय भी हमें लिटरेचर्स देखने की जरूरत पड़ती है। पुराने आर्टिकल्स जो भी तक स्टडीज हो गई हैं वो उससे हमें हेल्प मिलती है। राइट, देन उसके बाद आते हैं हम अंडरटेकिंग क्लिनिकल फील्ड वर्क। इसमें क्या करना है, सिर्फ बुक से देख के, थियोरेटिकल देख के, ओके ये आर्टिकल्स हुए हैं, ये मैं ऐसा करना चाहती हूँ, ये तो सुपरफिशियल चीजें हो गई। अब हमें देखना है एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस होती है, जिस चीज को हम प्रॉब्लम समझ रहे हैं एक्चुअली वो प्रॉब्लम है भी कि नहीं है, क्या पता उससे और मेजर कुछ और प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हो। इसीलिए हमें क्लिनिकल फील्ड वर्क या फिर जो ग्राउंड में एक्चुअल में जहां हमें स्टडी कंडक्ट करनी है उस जगह का हम एक सर्वे जैसा करते हैं। जाके हम एक बार चेक करके आ गए, या फिर हम पेशेंट के जो रिलेटिव्स हैं उनको, उनकी प्रॉब्लम्स को नोट डाउन कर लिया, ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल में, और जो हम एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, और हम लोगों ने जो थियोरेटिकली भी प्लान किया है इतना सब कुछ, वो पॉसिबल है स्टडी या नहीं। उसके बाद डिफाइनिंग फ्रेमवर्क एंड
डेवलपिंग कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशंस, फ्रेमवर्क यानी कि हम ये स्टडी कैसे कंडक्ट करने वाले हैं, हमारा कौन सा रिसर्च डिजाइन होने वाला है इसमें, राइट, कैसे हम सैंपल लेंगे, सैंपल हमारे कहाँ होंगे, राइट, सैंपल साइज कितना होगा, और डेटा हम कैसे कलेक्ट करेंगे, कितना, और किस किस मेथड से, क्या हमारे टूल्स होंगे, राइट, अगर हमें इंटरवेंशन देना है पेशेंट को तो हम क्या इंटरवेंशन देंगे, ये सब चीजें, इसको मतलब फ्रेमवर्क करना, एक ब्लूप्रिंट जैसा बना लेना, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन, ठीक है। एक केयर गिवर की डेफिनेशन हर किसी के लिए डिफरेंट होती है, लेकिन आपकी स्टडी में आप केयर गिवर किसको कहना चाह रहे हैं? केयर गिवर वो भी, जो एक नर्स है वो भी केयर गिवर है, ठीक है। जो 2 घंटे के लिए पेशेंट को देख रही है नर्स, वो भी केयर गिवर है। एक 24 आवर पेशेंट के साथ रह रहा है पर्सन, वो भी केयर गिवर है। तो यहाँ पे हमें डिफाइन करना है एक्चुअली हमारा केयर गिवर कौन है। कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उस वर्ड का क्या मीनिंग आने वाला है, राइट। देन उसके बाद है फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में हम प्रिडिक्ट करते हैं 2 वेरिएबल्स की रिलेशन को, कि हमारी स्टडी के फाइंडिंग्स ऐसे होने वाली है, हमारी स्टडी में जो वेरिएबल्स हैं इनके बीच क्या रिलेशन निकल के आने वाला है, इसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना, राइट। ये आप नेगेटिव सेंस में भी कर सकते हैं या फिर पॉजिटिव सेंस में भी। रिसर्च हाइपोथेसिस और दूसरा होता है आपका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये आप डिपेंड करता है कि कौन सी हाइपोथेसिस आप बनाएंगे, ठीक। उसके बाद आता है सेकंड फेज। सेकंड फेज में है डिजाइनिंग और प्लानिंग। ये फेज है जहां पे आपको प्रॉपर रिसर्च डिजाइन बनाना है, जहां पे आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको कैसे स्टडी करनी है, क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करने, अगर आपको इंटरवेंशन देना है पर्सन को, अपने सैंपल को, तो आप कैसे इंटरवेंशन देंगे, और कैसे आप एक यूनिकनेस, सबको इक्वली बायस हुए बिना, विदाउट मतलब अनबायस हुए, आप सबको इक्वल इंटरवेंशन देंगे, राइट। और कैसे आप डेटा कलेक्ट करेंगे, आपका सैम्पलिंग का क्या प्लान होगा, ये सब चीजें आती हैं आपकी डिजाइनिंग और प्लानिंग फेज में। सबसे पहले आपको रिसर्च डिजाइन सेलेक्ट करना है, आप किस रिसर्च डिजाइन से अपनी स्टडी करेंगे। क्वांटिटेटिव रिसर्च डिजाइन के अंदर रिसर्च के अंदर बहुत टाइप के रिसर्च डिजाइंस हैं, यू कैन सी, और आप उससे लर्न कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने प्रोटोकॉल कि आप कैसे इंटरवेंशन देने वाले हैं अपने सैंपल को, राइट। यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंटली ध्यान रखना है कि हमें इंटरवेंशन सबको इक्वली देना है। ऐसा नहीं है कि किसी सैंपल को आपने इंटरवेंशन ज्यादा दे दिया और किसी को इंटरवेंशन कम दिया, इक्वल इंटरवेंशन होना चाहिए, राइट। अदरवाइज आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो करेक्ट नहीं होंगे। तो यहाँ पे इंटरवेंशन कैसे देना है, पहले तो इंटरवेंशन डेवलप करना, राइट। उसके बाद वो इंटरवेंशन को भी आपको इवैल्यूएट करवाना पड़ता है किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन से, जिस फील्ड के आप हैं जिस फील्ड में आप स्टडी कर रहे हैं उस फील्ड के किसी स्पेशलिस्ट से आपको वो इंटरवेंशन पहले इवैल्यूएट करवाना पड़ता है, और आपको उससे कंफर्मेशन लेना पड़ता है कि दैट दिस इज द गुड इंटरवेंशन, और ये आप इंटरवेंशन दे सकते हैं, राइट। उसके बाद आते हैं आइडेंटिफाई करना है आपने पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन कहाँ क्या होता है, पॉपुलेशन वो है जहां से आपको सैंपल मिलेंगे, उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके स्टडी के जो स्टडी में आपको पार्टिसिपेंट चाहिए उनसे रिजेंबल करते होंगे। आपको आइडेंटिफाई करनी है अपनी पॉपुलेशन, किस नंबर पे, किस पॉपुलेशन पे आप स्टडी करना चाहते हैं, आपको वो फाइनल करना है, वो आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद आपको सैम्पलिंग प्लान बनाना है। सैम्पलिंग प्लान पॉपुलेशन से अपने सैंपल एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको चाहिए कि एक सैम्पलिंग प्लान। आप रैंडम, आप ऐसे ही जाके किसी को भी अपना सैंपल नहीं बना सकते हैं, उसमें आपको प्रॉपर सैम्पलिंग टेक्निक के थ्रू आपको सैंपल कलेक्ट करने होते हैं। देन स्पेसिफिक मेथड, आपको रिसर्च की जो वेरिएबल्स हैं, राइट, रिसर्च में जो आपने वेरिएबल्स रखे हैं उनको कैसे मेजर करना है, उसके लिए आपको स्पेसिफिक टूल डेवलप करने पड़ेंगे। समटाइम आपको स्टैंडर्डाइज टूल मिल जाते हैं, दैट इज वेल एंड गुड। अगर आपको स्टैंडर्डाइज टूल नहीं मिलते हैं तो आपको टूल्स डेवलप करने पड़ते हैं। लाइक आपको अगर सेल्फ एफिकेसी एक केयर गिवर की असेस करनी है तो उसके लिए आपको स्टैंडर्डाइज टूल भी मिल सकते हैं, पर आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो आपकी स्टडी के अकॉर्डिंग फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, आपकी जो स्टडी वेरिएबल्स हैं वो उसको एप्रोप्रिएट मेजर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, राइट।
अगर नहीं मिलता है आपको स्टैंडर्डाइज टूल, तो आपको टूल डेवलप करना पड़ता है। टूल डेवलप करके अपने गाइड से करेक्शंस लेके देन यू कैन वैलिडेट, यू कैन गिव फॉर वैलिडेशन। आप स्पेशलाइज्ड पर्सन को आप वैलिडेशन के लिए दे सकते हैं, तब वो आपको बताएंगे कि आपके टूल एग्जैक्टली वही चीज मेजर करेंगे, उसी वेरिएबल को मेजर करेंगे जो आपकी वेरिएबल है या नहीं। ठीक, उसके बाद आपको डेवलप करना है से मेथड, ताकि जो ह्यूमन राइट्स हैं या फिर एनिमल राइट्स हैं वो प्रिजर्व रहें। ऐसा ना हो कि आपके स्टडी के इंटरवेंशन की वजह से या आपकी स्टडी की वजह से किसी के राइट्स को राइट्स वायलेट हो। ठीक है, किसी के राइट्स को अगर आप हर्ट कर रहे हैं, किसी का आप पर्सनल स्पेस में घुस रहे हैं या फिर आप किसी को हर्ट कर रहे हैं, आपकी स्टडी से किसी को हार्म हो रहा है, तो वो स्टडी नहीं हो, वो स्टडी फिर ठीक नहीं है। तो ये सब चीजें भी आपको डेवलप करनी है कि किसी भी तरीके से आपकी स्टडीज की वजह से आपके सैंपल को हर्ट नहीं होना चाहिए, उनको हार्म नहीं होना चाहिए, राइट। तो उनके सेफ गार्ड के लिए आपको मेथड्स डेवलप करने हैं। इसके लिए आप कॉन्सेंट फॉर्म डेवलप करते हैं। अगर 18 अबव पर्सन है तो उसके लिए आप रिटर्न कॉन्सेंट फॉर्म, पहले आप उनको वर्बली बताएंगे, फिर उनसे आप रिटर्न कंसर्न लेते हैं दैट यू वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस स्टडी, एंड उसमें आपको जरूर से मेंशन करना है कि अगर सैंपल चाहे तो वो कभी भी स्टडी से विड्रॉ कर सकता है, राइट। देन आपको क्या करना है, फाइनलाइज करना है और रिव्यू करना है रिसर्च का प्लान। अभी सब जितना भी आपने प्लान बनाया है रिसर्च आप कैसे करेंगे उसको आप रिव्यू करेंगे, राइट। आपने क्या डिजाइन रखा, क्या वो आपकी स्टडी को जो स्टडी आप करने वाले हैं उसको सूट करता है वो डिजाइन या नहीं। आपका जो इंटरवेंशन है वो प्रॉपरली बिल्डअप हुआ है, जो इंटरवेंशन है वो फाइनलाइज है कि नहीं। फिर आपका जो आपने सैम्पलिंग टेक्निक रखा है वो सही है कि नहीं, उससे कि आपको सही और एक्यूरेट सैंपल मिलेंगे या नहीं उसके। और फिर आपको देखना है कि सेफगार्ड जो मेथड्स कॉन्सेंट आपने फॉर्म बनाए हैं अपने सैंपल को सेफगार्ड करने के लिए वो सही है या नहीं। तो एक इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी रिसर्च स्टडी ठीक होने वाली है या नहीं। देन उसके बाद आते हैं हम फेज थर्ड में। फेज थर्ड में क्या है, इसे बोलते हैं इंपेरिकल या फिर प्रैक्टिकल फेज। यहाँ पे आपने जो अभी तक प्लानिंग की है उसे एग्जीक्यूट करने का टाइम यहाँ पे है। आपने उसी जो आपने प्लानिंग की हुई है सेकेंड फेज में जो आपने प्लानिंग की है उसी के अकॉर्डिंग आपने क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है पर्सन अपने सैंपल से। और उसके बाद जब डेटा कलेक्ट हो गया है, ठीक, आपने उसके बाद क्या करना है, डेटा एनालिसिस के लिए अरेंज करना है। डेटा कलेक्ट करते हुए हमें ध्यान रखना है कि हम प्रॉपरली डेटा फिल करवाएं पर्सन से अपने सैंपल से, और उसके बाद प्रॉपर फॉलो अप भी हो आपका, एंड उसमें डेटा की कोड नंबर, राइट, कि पर्सन को अगर आप सैंपल कोडिंग कर देंगे तो आपको इजी रहेगा वो डेटा एनालिसिस के लिए जो आप प्रिपेयर करेंगे शीट, राइट। फिर प्रिपेयर करना है डेटा को एनालिसिस के लिए। वो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है उसको आप पहले अपना स्कोरिंग करेंगे, फिर उसको स्कोरिंग को एक्सेल शीट पे एंट्री करते हैं, राइट। और फिर हम उसके बाद आते हैं जब हमारा पूरा एक्सेल शीट प्रिपेयर हो गई है, हमने पूरा डेटा एंटर कर लिया है, उसमें पेशेंट का डेमोग्राफिक डेटा आ गया, फिर आपको जो वेरिएबल्स को मेजर करने के लिए टूल्स थे वो वाले टूल्स का डेटा आपने एंटर कर लिया, राइट। उसके बाद हम आते हैं फेज 4 में, वो है एनालिटिकल फेज। एनालिटिकल फेज में क्या है, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको हम एनालाइज करेंगे और उस एनालाइज किए हुए डेटा का क्या मतलब है उसको इंटरप्रिटेट करेंगे, राइट। एनालिसिस ऑफ डेटा हम स्टैटिस्टिक्स की मदद से करते हैं, इन्फ्रेंशियल और डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं उसको, राइट। फिर आपको क्या करना है, या तो आप इसको मैनुअली करेंगे, अगर आपके पास डेटा कम है तो आप मैनुअली कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं SPSS, और मैंने SPSS से किया तो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग SPSS, राइट। SPSS के थ्रू आप डेटा एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद जो डेटा एनालिसिस हो गया है, डेटा एनालाइज हो गया, प्रोसेस्ड हो गया डेटा, उसके बाद आपको इंटरप्रिटेट करना पड़ता है उस रिजल्ट को कि अच्छा हमें सेल्फ एफिकेसी चेक करनी थी, तो सेल्फ एफिकेसी मेरे इंटरवेंशन देने के बाद हाई हुई है कि उतनी ही रही है, दिस इज द इंटरप्रिटेशन, राइट। रिजल्ट में तो आपका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी नंबर, वो नंबर में होगा कि हाँ इंटरवेंशन देने के बाद सेल्फ एफिकेसी 10 हुई है, इंटरवेंशन से पहले सेल्फ एफिकेसी
5 थी। तो ये इससे क्या पता चल रहा है, 5 थी इंटरवेंशन से पहले हमारी सेल्फ एफिकेसी का स्कोर, और 10 था सेल्फ एफिकेसी का स्कोर आफ्टर द इंटरवेंशन, राइट। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट हुई है हमारी सेल्फ एफिकेसी। दिस इज द इंटरप्रिटेशन कि इंटरवेंशन इफेक्टिव था, राइट। दिस इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। उसके बाद हम आते हैं डिसएमिनेशन ऑफ फेज। ये वाला ऐसा फेज है जो हम सिर्फ पढ़ते हैं बट हम लोग करते नहीं है। डिसएमिनेशन ऑफ डेटा या रिजल्ट, इसका मतलब होता है जो भी हमने स्टडी की उसको कम्युनिकेट करना, उस फाइंडिंग को, हमारे इंटरप्रिटेशन को सबको बताना, ताकि वो यूटिलाइज हो सके प्रैक्टिस, ताकि वो उस फाइंडिंग को हम प्रैक्टिस में ला सकें। वो हमारी जो फाइंडिंग है वो हम कर सकते हैं पब्लिश इन आर्टिकल्स के थ्रू किसी जर्नल में। फिर कभी हो सकता है कि आप कभी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस होती हैं तो साइंटिफिक पेपर प्रेजेंटेशन उसमें होता है, तो आप वहां जाके अपना एक आर्टिकल जैसा प्रिपेयर करके उनको अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स आप बता सकते हैं, राइट। ताकि जो आपकी फाइंडिंग्स हैं वो वेस्ट ना हो। एक रिसर्च, एक थीसिस तभी सक्सेसफुल होती है जब उसकी फाइंडिंग्स आउट होती हैं और सबको पता चलती हैं फाइंडिंग्स, और वो यूटिलाइज होती हैं। सो मेक श्योर जब आप थीसिस वर्क करें तो आप उसको डिसएमिनेट जरूर करें, उसको पब्लिश जरूर करें, ताकि आपकी स्टडी या तो वो एज अ बेस वर्क करेगी किसी और रिसर्च के लिए। अगर वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी का जो डेटा है वो अदर स्टडीज के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, राइट। वो उसको बेस लेके आगे अपनी रिसर्च को कैरी करते हैं, राइट। सो दीज आर दी फेजेस। यहाँ पे हमने 5 फेजेस देखे रिसर्च के, क्वांटिटेटिव रिसर्च के 5 फेजेस थे, जिसके अंदर 18 स्टेप्स हमारे आए, राइट। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।